हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जिसमें दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस, जिसमें जो लेसन फर्स्ट है उसके पाठ्य पुस्तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में कैसे पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी तो अभी लागू है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स की, एनसीईआरटी पहले भी लागू था, बीच में आरबीएसई बोर्ड आ गया था 2 साल, वरना एनसीईआरटी लागू था। तो देखिए जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो देखिए जीवों के लिए जनन अनिवार्य के कुछ कारण दे रखे हैं। एक तो फर्स्ट दे रखा है जातियों की सततता के लिए, यानी जातियों का अस्तित्व बना रहे, जाति विलुप्त न हो, उसके लिए भी जनन अनिवार्य है। दूसरा विभिन्नताएं लाने के लिए, क्योंकि जनन में क्या होते हैं कि 2 जीव भाग लेते हैं जिसमें दोनों के गुण आते हैं, इसलिए जो नई संतति होगी ना वह क्या होगी, पहले वाली से क्या होगी, विभिन्न होगी, यानी विभिन्नता लाने के लिए भी जनन अनिवार्य है। थर्ड दे रखा आनुवंशिक संगठन की वंशानुगति के लिए। आनुवंशिक संगठन होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, अपने पूर्वजों से अपने को प्राप्त होता है, तो उसकी वंशानुगति यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए भी यह अनिवार्य माना गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? तो जातियों की सततता के लिए, विभिन्नता लाने के लिए और आनुवंशिक संगठन के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना मुख्य रूप से जनन की अपन 2 विधियाँ पढ़ते हैं, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। इसके अलावा पादपों में एकाएक जनन भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना जनन की अगर सबसे अच्छी विधि की बात की जाए तो वह होती है लैंगिक जनन, सबसे अच्छी विधि आती है, क्योंकि इसके अंदर जो जीन पूल होता है वह क्या होता है, बढ़ता है और विभिन्नताएं आती है और शिशुओं की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए लैंगिक जनन को अच्छी विधि माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? क्लोन का मतलब होता है स्टूडेंट सेम टू सेम, जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन होता है। अब जो अलैंगिक जनन होता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन में हमेशा एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए उसके द्वारा जो संतति बनेगी वो तो सेम टू सेम उसके जैसी ही होगी ना, इसलिए उसे क्लोन कहते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति आकारिक यानी कि आकार रूप से, और आनुवंशिक यानी जो उसके गुण चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवंशिक रूप से अपने जनक से मिलती जुलती होती है, यानी कि जैसा उसका जनक होगा जिससे उसका निर्माण हुआ है सेम उसकी जैसी होती है, इसलिए ये क्लोन के समान समझी जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, जरूर से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से जो संतति बनती है उसके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, इसका क्या कारण माना गया है? तो देखिए फर्स्ट कारण तो क्या है स्टूडेंट्स, कि लैंगिक प्रजनन जाति की पूर्व क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। यह आनुवंशिक विभिन्नताएं भी लाता है, जिनमें से अधिकांश व्यष्टियों को वातावरण से अच्छी अनुकूलता प्रदान करके सहायता करती है। तो लैंगिक जनन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, दोनों के गुण आते हैं, जिससे आनुवंशिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। तो ये इसके कारण अपन मान सकते हैं कि संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर। अब 2 लोगों के गुण आते हैं तो उसमें अनुकूलन की क्षमता भी क्या होती है, अधिक मानी जाती है। इसके अलावा दूसरा कारण देखिए कि निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन जो होता है वह प्रतिकूल समय आने पर होता है। यह धंसने वाले जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है, इसलिए लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तरजीविता के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। यह भी एक मुख्य कारण माना गया है। इसके अलावा किंतु लैंगिक प्रजनन से हमेशा ही उत्तरजीविता के अच्छे अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। लैंगिक प्रजनन उत्तर संतति हमेशा बहुत सौम्य
वह असहाय अवस्था में होती है, जिससे उनमें अधिकांश शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। तो ये सारे कारण अपन मान सकते हैं जिससे वह जीवित बने रहने ते हैं। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वह देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन से बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है। यानी कि जो दो प्रकार की जो अपन मान सकते हैं मुख्य जनन प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो उनसे उत्पन्न संततियों में क्या डिफरेंस होता है वो अपने को बताना है। पहला डिफरेंस देखिए यहाँ पर कि अलैंगिक जनन से जो संतति बनती है ना, यह एक ही आकारिकी वाली वेष्टियों को रखता है। अलैंगिक जनन में जो अपन मानते हैं कि जो भी संतति बनती है उनकी आकारिकी दृष्टि जो होती है वह क्या होती है, सेम होती है। यानी कि जनक के समान अपन इसे मानते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होती है वह सेम टू सेम अपने जनक के समान होती है। दूसरी अपन कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन से बनी संतति जो होती है यह उन वेष्टियों को रखता है जो आकारिकी में कई किस्म के अंतर दिखाते हैं। कई किस्म के अंतर कैसे दिखाएंगे, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जीवों के गुण आते हैं और अलैंगिक जनन में एक के ही आते हैं। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरे अंतर की अगर अपन बात करें तो देखिए, संतति व जनक के बीच अंतर नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, संतति जनक के बीच अंतर नहीं होगा, जबकि लैंगिक जनन में अपन देखेंगे संतति व जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच कई विभिन्नताएं होती है। अगला अंतर देखिए, संतति जल्दी विकसित हो जाती है। यानी अलैंगिक जनन में जो संतति होती है उसका विकास जल्दी होता है और लैंगिक जनन में संतति विकसित होने में थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है। चौथा देखिए कारण कि वेष्टि आनुवंशिक रूप से समान होती है, विभिन्नताएं होती है और इसमें वेष्टि आनुवंशिक रूप से थोड़ा सा अलग होती है, जिनका रिस्पलिंग के कारण विभिन्नताएं क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है। तो ये इसके मुख्य कारण अपन मान सकते हैं अंतर लैंगिक और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य तो अपन ने देख लिया था, विभेद मुख्य रूप से मैंने आपको बता भी दिया था कि क्या क्या मुख्य रूप से विभेद पाए जाते हैं। और आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको यह सारे बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मोस्टली रूप से अपन देखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य विभेद की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही प्राणी भाग लेता है, जबकि जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें 2 प्राणी भाग लेते हैं। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो प्रजनन होता है वह इकाई, कलिका, शरीर खंड आदि भाग लेते हैं और लैंगिक प्रजनन में जो युग्मक होते हैं वे भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक शुक्राणु और अंडाणु, पादपों में परागकण, अंडक आदि का निर्माण होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक संलयन भी होता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, चाहे वह अपन कह सकते हैं शरीर में हो या शरीर से बाहर हो। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें समसूत्री, अठसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन अपने को देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और अंतर भी देखें तो अलैंगिक जनन में प्रजनन की दर बहुत तीव्र होती है, जबकि लैंगिक में धीमी होती है। अलैंगिक जनन में जो कायिक कोशिकाएं भाग लेती है और इसमें जननिक कोशिकाएं भाग लेती है। तो ये मुख्य रूप से अपन डिफरेंस मान सकते हैं जो अपन ने पाठ में पढ़े हुए भी है और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। यानी कि कायिक जनन जो है उसे अपन अलैंगिक जनन का एक मुख्य पार्ट मानते हैं, उसका क्या कारण है। तो उसका आंसर देखिए अपन क्या देने वाले हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार के रूप में कायिक जनन, अलैंगिक जनन एक जनकीय गुणन का एक प्रकार होता है जिसमें युग्मक या लिंग कोशिकाएं नहीं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है तथा सभी
विभाजन सूत्रीय विभाजन प्रकार से होते हैं। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं दैहिक प्रकृति की होती है, दैहिक प्रकृति की होती है। और इसके अलावा अपन देखें तो जो कायिक जनन एक जनकीय होता है, यानी अलैंगिक जनन के समान एक ही जनक भाग लेता है, तथा जनक कायिक तथा दैहिक प्रकृति का माना जाता है। लैंगिक कोशिकाएं न तो बनती है न ही अर्धसूत्रीय विभाजन होता है इसमें, इसलिए कायिक जनन अलैंगिक जनन का एक प्रकार माना जाता है। यानी कि वही बात अपन मान सकते हैं कि अलैंगिक जनन में भी अपन सेम टू सेम नए जीव का निर्माण होता है, नए प्लांट का निर्माण होता है। इसमें भी एक ही जो जनक होता है वह भाग लेता है और सेम टू सेम उसके लक्षण आते हैं, यानी कि वही क्लोन के समान नई संतति बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन पौधे में पाए जाने वाले गुणन का प्रकार होता है जिसमें कायिक भाग जनन भाग की तरह कार्य करता है, वह नए पौधे बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो आलू कंद का टुकड़ा प्रत्येक कम से कम 1 आंख वाला होना चाहिए, यानी आलू का जो टुकड़ा अपन बोलते हैं उसमें प्रत्येक में एक बड़ सी या कलिका होनी चाहिए, जिसे अपन आंख कहते हैं। उसी से अपन मान सकते हैं कि नए पस्तानी कलिकाएं निकलती है और आलू का निर्माण होता है। गन्ने में देखें तो तने का जो आधार भाग प्रत्येक कम से कम 1 पर्व वाला होना चाहिए, यानी जो भी गन्ना अपन तोड़कर लगाए उसमें 1 नोड या 1 पर्व जरूर होना चाहिए, तभी गन्ने का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्याख्या करनी है अपनी को। एक तो किशोर चरण, एक प्रजनक, एक जीर्णता चरण और जीर्ण अवस्था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किशोर चरण की। तो यह एक जीवधारी के जीवन चक्र में पूर्व प्रजनन चरण होता है, जो उसके जन्म व लैंगिक परिपक्वता के बीच का चरण होता है तथा तीव्र वृद्धि द्वारा लक्षणित होता है। किशोर चरण जिसमें अपन किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं, इस समय अपन मान सकते हैं कि जीवों के शरीर के अंदर जो लैंगिक जनन से संबंधित वृद्धि होती है, इसलिए इसे अपन जन्म व लैंगिक परिपक्वता के बीच का चरण भी मानते हैं। इस समय जो वृद्धि होती है वह तीव्र मानी जाती है। प्रजनक चरण पर मानते हैं, यह जीवन चक्र का वह चरण होता है जिसमें वेष्ट या संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। प्रजनक चरण जिसमें प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, वह जो चरण होता है प्रजनक चरण होता है। उसके पश्चात जो थर्ड है जीर्णावस्था, यह जीवन चक्र का वह पश्च प्रजनन चरण है जो उपापचय के धीमा होने व देह भागों की संरचना व कार्य के धीमे नष्ट होने के द्वारा लक्षणित होता है, उसे हम जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया है क्यों। यानी कि जटिल जीवों में भी अपन मानते हैं लैंगिक जनन पाया जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसके मुख्य कारण में देखिए, फर्स्ट तो दे रखा है विभिन्नता, कि विभिन्नताओं का प्रवेश जो स्पर्धात्मक छोड़ता अनुकूलन की योग्यता प्रदान करता है, क्योंकि लैंगिक जनन से क्या होती है, संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, और विभिन्नता उत्पन्न होती है तो अपन मानते हैं कि अनुकूलन का गुण भी अपने को प्राप्त होता है, जिससे जीवों का जो स्थायित्व होता है वह बना रहता है। सेकंड कह सकते हैं जीन पूल, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तनों का वितरण व विभिन्नताओं का प्रकीर्णन जो होता है वह भी लैंगिक जनन के द्वारा ही संपन्न होता है। थर्ड पौरुष व जीवन शक्ति, लैंगिक प्रजनन जाति की जीवन शक्ति व सामर्थ्य को बनाए रखता है। अगला अपन कह सकते हैं कि जो पैतृक सुरक्षा, यानी बहुत सी स्थितियों में शिशु अपनी सुमेध अवस्थाओं में जनकों द्वारा क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो ये मुख्य कारण दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का जो अपने क्वेश्चन दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं। व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। ये अपने को इसमें बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में 2 युग्मकों का संयुग्मन या निषेचन युग्मनज बनाता है। यानी कि लैंगिक जनन में अपन क्या करते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं, दोनों के युग्मक भाग लेते हैं, और दोनों युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं या उनमें संयुग्मन की क्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और उस निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और यह युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित प्रकृति का होता है,
क्योंकि एक युग्मक जो होता है वह अगुणित होता है। तो दो युग्मक जब जीवों के मिल जाते हैं, दो अलग अलग जीवों के दो युग्मक मिलेंगे ना, तो वह कैसे हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। अर्थात यह गुणसूत्रों के दो सेट रखता है। युग्मक हमेशा कैसा होता है, अगुणित या गुणसूत्रों का एकल सेट रखता है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूर ध्यान रखना। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए युग्मक जनन या युग्मक निर्माण के अंतर्गत गुणसूत्र संख्या के दो सेट एक सेट में घट जाते हैं। यह अड़सूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। इसीलिए युग्मक जनन या युग्मक निर्माण अड़सूत्री विभाजन या गुणसूत्र संख्या में अपचयन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये भी अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपने अच्छे प्रकार से ये पार्ट पढ़ा है तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। कि 11वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानें तथा लिखें कि वह अगुणित यानी कि एन है या द्विगुणित 2n है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, सीधे ही देखते हैं। एक तो बाह्य दल बताना अपने को, एक शाखा के बारे में, एक वर्तिका, एक अंडा, एक परागकण, एक नरयुग्मक, एक दल, अंडाशय, अंडप और युग्मनज। ये इतने अपने को दे रखे। इनमें से अपने को छांट कर बताना है कि अगुणित कौन से होते हैं और द्विगुणित कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो अगर कुछ भी अपने को याद न रहे तो दिमाग में इतनी बात बिठा लीजिए कि युग्मक जो होते हैं ना, वे क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक जो होते हैं वह अगुणित होते हैं। अब युग्मक के नाम देखो क्या क्या आ सकते हैं अपने। युग्मक दिया हुआ आ सकता है, नर युग्मक आ सकता है, मादा युग्मक आ सकता है, एक ही बात है। नर युग्मक को शुक्राणु भी कहते हैं, वह दिया हुआ आ सकता है। मादा युग्मक को अंडाणु भी कहते हैं, वह दिया हुआ आ सकता है। इनके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो परागकण है, परागकण भी तो क्या होते हैं, युग्मक ही होते हैं ना पादपों में, तो वह भी यहाँ पर दिया हुआ आ सकता है। अंडप जो होते हैं वह भी युग्मक होते हैं, तो वह भी दिए आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, युग्मक जो होते हैं सारे वे कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और युग्मक के अलावा जो भी पार्ट आपको दिया हुआ आता है वे सारे क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी पार्ट बनते हैं वह क्या होते हैं, दो युग्मकों के संलयन से बनते हैं। तो दो युग्मक संलयन होते ही तो वह क्या हो जाती है, 2n अवस्था आ जाती है, द्विगुणित अवस्था आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, युग्मक हमेशा n यानी अगुणित और बाकी सारे क्या होते हैं, द्विगुणित 2n होते हैं। जैसा कि इसमें देख भी सकते हैं अपन कि जो बाह्य दल है उसे अपन 2n से प्रदर्शित करेंगे। शाखा जो है वह भी 2n है। वर्तिका जो है वह क्या होगी, n होगी। वर्तिका जो है वहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वह क्या होगी, 2n होगी। वर्तिका भी 2n है। अंडा जो है वह कैसा होगा, n होगा। पराकण भी n होगा यानी कि अगुणित होगा। नरयुग्मक जो होता है उसे भी हम क्या बोलेंगे, n होगा, अगुणित। दल जो हो गया, पार्ट आ गया ना, इसलिए 2n हो जाएगा। अंडाशय भी पार्ट है, इसलिए ये भी 2n हो जाएगा। अंडप है, क्या है, युग्मक होता है, इसलिए n हो जाएगा। और युग्मनज क्या होता है, दो युग्मकों के मिलने से बनता है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट जरूर याद रखना। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें तो इसकी मुख्य हानियां भी अपने को बतानी है। तो बाह्य निषेचन क्या होता है कि जीवधारियों के शरीर के बाहर मिलने योग्य ये जो युग्मकों का संयोजन होता है, यानी जब युग्मकों का संलयन जो होता है शरीर के बाहर संपन्न होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से एग्जाम्पल अगर देखें तो मेंढक में देखने को मिलता है। इसकी हानि अगर अपन देखें तो क्या होता है, यह केवल जलीय माध्यम में ही यह संपन्न होता है। इसके अलावा देखें तो युग्मकों के पास में समकालिक मुक्ति के लिए एक अवसर कारक प्रयुक्त होता है, वह जल के विप्लव की अनुपस्थिति भी होती है। संतति को कोई सुरक्षा नहीं होती है, शिकारियों द्वारा संकट में रहती है। यानी कि अगर अपन देखते हैं कि बाहर अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है और उनके द्वारा अंडे वगैरह उत्पन्न किए जाते हैं तो शिकारियों द्वारा उनको नष्ट किए जाने की लगातार संभावना बनी रहती है। ये मुख्य हानि है इसकी मानी गई है। इसके पश्चात देखिए अपने अगला क्वेश्चन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु
तथा युग्मनज के बीच में अपने को मुख्य विभेद या अंतर बताने हैं। तो देखिए इनमें मुख्य अंतर की बात करते हैं। एक तरफ चल बीजाणु है और एक तरफ युग्मनज। अब जो चल बीजाणु होते हैं गमनशील संरचना है और युग्मनज क्या है, अगमनशील तथा गमनशील हो सकता है, दोनों है। चल बीजाणु प्रकीर्णन में भाग लेते हैं और युग्मनज जो होते हैं प्रकीर्णन में इनका योगदान बहुत ही कम माना जाता है। चल बीजाणु जो होते हैं, चल बीजाणु की बात करें, जूस्पोर अलैंगिक प्रजनन में सहायक होता है और जो जाइगोट युग्मनज लैंगिक जनन में सहायक होता है। चल बीजाणु अगुणित हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो युग्मनज होता है वह हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ये मुख्य अंतर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर के क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पार्ट से, चाहे वह लैंगिक अलैंगिक जनन में पूछे, चाहे वह आपके इसमें जूस्पोर जाइगोट में पूछे या गेमेटोसिस एम्ब्रियोजेनेसिस, इनमें कुछ में भी पूछे, अंतर का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, युग्मक जनन व भ्रूणोद्भव के बीच अंतर बताना है यहाँ पर भी अपने को। तो इसमें मुख्य अंतर देखिए अपन कौन कौन से देख सकते हैं। युग्मकोद्भव जिसे गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, इसमें युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है। गेमेट यानी युग्मक, उद्भव युग्मकों का उद्भव निर्माण जिसे युग्मकोद्भव कहते हैं, यानी युग्मक निर्माण की क्रिया। भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण निर्माण या विकास की क्रिया। तो भ्रूण के विकास से नवीन वेष्टि के उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस से कहते हैं। अब जो युग्मकोद्भव होता है यह तो क्या होता है, निषेचन के पहले ही क्रिया होती है, लेकिन जो भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का निर्माण तो निषेचन के बाद होता है, इसलिए निषेचन के बाद की क्रिया होती है। आगे देखिए, अगुणित युग्मक बनते हैं इसमें द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होता है। यह क्रिया मादा के शरीर के भीतर संपन्न होती है, इसमें लैंगिक अंगों में होती है, यानी जो क्रिया होती है युग्मकोद्भव की लैंगिक अंगों में होती है और इसमें अपन देखें भ्रूणोद्भव तो मादा शरीर के भीतर होती है। फिर युग्मकोद्भव की बात करें तो इस क्रिया में पूर्व अथवा दौरान अर्थसूत्री विभाजन की क्रिया भी चलती रहती है और इसमें अर्थसूत्री विभाजन भ्रूणोद्भव के दौरान नहीं होता है, ये भी इसमें मुख्य रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा आपने कि एक जो पुष्प होता है ना उसमें निषेचन पश्च परिवर्तन की व्याख्या करनी है, यानी कि पुष्प में निषेचन के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं वह अपने को बताना है। तो देखिए, पुष्प में निषेचन के समय दो संरचनाएं बनती है। युग्मनज व प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है। एक तो युग्मनज का निर्माण होता है, एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है। युग्मनज क्या होता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका एक विशिष्ट पोषण उत्तक का निर्माण करती है जिसे हम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, ये यहाँ पर अपन देख रहे थे जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अंततः निषेचित बीजांड जो होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और निषेचित बीजांडों की संख्या के आधार पर कई बीज अंडाशय में विकसित भी हो जाते हैं। अंडाशय की दीवार वृद्धि करती है तथा फल की भित्ति उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फल भित्ति के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फल भित्ति के नाम से जानते हैं। और जो ये फल भित्ति होती है ना, ये कैसी होती है, शुष्क या मांसल हो सकती है। फल भित्ति कैसी होती है, शुष्क होती है और मांसल होती है। फल भित्ति तथा बीज के साथ पका हुआ अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। जब पक जाता है तो उसे फल के नाम से अपन जानते हैं। जैसे जैसे फल वृद्धि करना आरंभ करता है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र जड़ जाते हैं और कुछ स्थितियों में बाह्य दल लगे भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में टमाटर में अपन देखिए तो वहाँ पर अपने को लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये मुख्य रूप से परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। यानी कि मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है कि दो मुख्य संरचना बनती है, एक तो युग्मनज बनेगा युग्मकों के मिलने से, एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। अब जो युग्मनज होता है उससे तो फिर भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है उससे भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। भ्रूणपोष क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो बीजांड होता है वह बीज में परिपक्व हो जाता है। बीजांड जो होता है वह बीज में परिपक्व हो जाता है
और इसके अलावा जो फल बित्ती होती है वह अपन मान सकते हैं कि उसमें मांसल शुष्क वगैरह होती है, जिसे अपन मान सकते हैं फल बित्ती। बीज के साथ पका हुआ क्या कहता है, अंडाशय जो होता है वह फल यानी परिपक्व अंडाशय एक प्रकार का क्या होता है, फल का निर्माण कर लेता है। इसके पश्चात बाह्य दल, दल, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र सारे क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। लेकिन कुछ में अपन कह सकते हैं लगे भी रहते हैं, जैसे टमाटर में देखने को मिलते हैं, ब्रिंजल बैंगन में भी देखने को मिलते हैं, भिंडी में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे परिवर्तन इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय वैज्ञानिक नाम का पता करें। द्विलिंगी पुष्प क्या होता है दोस्तों? द्विलिंगी पुष्प यानी दो लिंग, ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर व मादा संरचना अर्थात पुंकेसर व स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखिए ऐसे अपने को मुख्य रूप से 4-5 नाम बताने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन देखिए, जैसे ये दे रखा अपने को गुडल का दे रखा है, जिसे हम कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका साइंटिफिक नेम है। सरसों है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, दतूरा है, डटूरा स्ट्रोमिनियम है, पिटूनिया हाइब्रिडा है, गुलाब जिसे रोजा मल्टीफ्लोस से कहते हैं। ये 5 मुख्य रूप से द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, किसी भी कुक्कुटबीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी व स्त्रीकेसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप एक लिंगी पौधे के नाम जानते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने को ध्यान रखने चाहिए। तो देखिए कुक्कुटबीट पादपों के पुष्पों की जांच करने पर हमें 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। ये पुष्प एक लिंगी होते हैं, इनमें या तो पुंकेसर पाया जाता है या क्या होता है, स्त्रीकेसर पाया जाता है। जिन एकलिंगी पुष्पों में स्त्रीकेसर होता है, जिन एकलिंगी पुष्पों में अगर अपन देखें कि स्त्रीकेसर होता है, उन्हें मादा पुष्प कहते हैं, और जिनमें पुंकेसर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नर पुष्प के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नर पुष्प के नाम से जानते हैं। कुछ एकलिंगी पुष्प वाले पादपों के एग्जाम्पल देखिए, पपीता है एकलिंगी है, मक्का भी एकलिंगी होता है, घिया जिसे लौकी कहते हैं एकलिंगी होती है, और खीरा, ये सारे क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी कि सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? अंड प्रजक यानी जो अंडे देने वाले होते हैं, उनका सर्वाइवल ज़्यादा खतरनाक क्यों माना गया, जोखिम क्यों माना गया है? तो अपने के सीधा सा कारण है भाई, अंडे नष्ट होने की संभावना रहती है, शिकारी जीव जंतु ने मारकर भी खा सकते हैं, तो इस कारण से जोखिम बढ़े। तो देख लीजिए उत्तर, अंड प्रजक प्राणियों की संतानें मादा शरीर के बाहर कैलकेरियस कवच के अंदर विकसित होती है। सजीव प्रजक जो होते हैं प्राणियों की संतानें मादा शरीर के अंदर विकसित होती है। ये पर्याप्त विकास के लिए सुनिश्चित अविच्छिन्न पोषण के साथ ज़्यादा सुरक्षित होती है। ऐसा अंड प्रजक प्राणियों में नहीं होता है। इसमें संतानें कम सुरक्षित व पोषण युक्त होती है। ये सजीव प्रजक प्राणियों की संतानों की अपेक्षा ज़्यादा खतरे पर होते हैं। तो ये मुख्य रूप से अपन मान सकते थे कि ये क्वेश्चन दे रखे थे, 18 क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के दे रखे हैं, जो सारे मैंने आपको सोल्व करवा दिए। आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में भी आएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। इससे जस्ट बाद में जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें इन क्वेश्चनों के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और लगभग आने वाले 10-15 दिनों में मैं पूरी जो पाठ्य पुस्तक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर करा रहा हूँ। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और आपकी जानकारी में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के पास भी वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।